लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां शुरू हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच लड़ाई तो है ही। एमआईएम किसी गठबंधन में नहीं है, तो एमआईएम कई सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने जा रही है। हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं। अख्तरुल ईमान साहब, पहला सवाल यही होगा कि कहाँ कहाँ आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और तैयारी क्या है? जाहिर है आप चूँकि अकेले लड़ने जा रहे हैं। नहीं, मैं कहाँ कहाँ लड़ने जा रहा हूँ ये तो मैं वक्त पर बताऊँगा, चूँकि अभी हमारी कोशिश ये चल रही है कि इंडिया वालों ने हम लोगों को शामिल करना मुनासिब नहीं समझा, चूँकि हम लोग इस वक्त अनटचेबल हैं और माइनॉरिटी के वोट इनको चाहिए, माइनॉरिटी के लीडरशिप से इनको इनकार है, जिसके नतीजे में अब एक नई राह बनानी हमारी मजबूरी हो गई है और हम कुछ लाइक माइंडेड लोगों को तलाश कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ हमारा संगठन का विस्तार और संगठन की मजबूती का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम कुछ संगी साथियों को जोड़ रहे हैं कि उनके ज़रिए से हम एक अलग स्वरूप दे सकें एक नए गठबंधन को। किन किन पार्टियों से जो है बात हुई है आपकी अभी तक? जब तक फाइनल नहीं हो जाता तो मैं कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता हूँ, चूँकि मेरे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात चल रही है। यहाँ कुछ घटक दल हम लोगों के पास अभी आए हैं, तो जब तक उनसे कोई फाइनल बात नहीं हो जाती है तो उनका तज़किरा करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं और कोई अच्छा रिजल्ट सामने में लेके आएंगे। ये कहा जा रहा है बिहार में आमतौर पर अगर देखें कि बिहार में चूँकि अक़लियतों की बड़ी आबादी है, करीब 10 सीट ऐसा है जहां अक़लियती आबादी कहीं ना कहीं फैसला कुन तादाद में है, उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है 40 सीटों में। तो आपको क्या लगता है, आप लोगों ने क्या एक्सपेक्टेशन किया है? या वोटों का बिखराव होगा, वोट बढ़ जाएगा, इंडिया गठबंधन के लोगों को चैलेंज का सामना करना पड़ेगा? ये तमाम चीज़ें जो है बात हो रही है कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में भी और अवामी सतह पर भी। आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो एक पैगाम देना चाहेंगे कि मोदी की ने जो शरारत की है या बीजेपी ने जो शरारत की है, आरएसएस ने मुस्लिम दुश्मनी पर जो सियासत की पूरी दीवार खड़ी की है, इस सूरत हाल से यकीन है कि हमारे लिए परेशानी है, लेकिन हम घबराए हुए नहीं हैं। हमारे सामने में दोनों तरफ एक ख़तरा है। बग़ैर किसी मुआहदे के इन सेकुलर पार्टियों को वोट देने से हम वोट देने वाले तो बन जाते हैं, लेकिन हम महरूमुल क़िस्मत रहते हैं। हमारे साथ ये लोग इंसाफ नहीं करते। अगर ये लोग इंसाफ किए होते तो बीजेपी के तो ये 10-12 साल का मामला है, लेकिन इससे पहले तो इन्हीं लोगों की हुकूमत रही मिला जुला कर, जो समाजवाद का नारा देते हैं, जो सेकुलरिज्म का नारा देते हैं, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल जैसे लोगों की हुकूमत रही। हमको किस धरातल पे पहुंचाया इन लोगों ने? तो आज भी इन लोगों की पूरी कोशिश यही है कि बीजेपी का खौफ दिखाकर हमारा वोट ले लें। हम तो बीजेपी से भी लड़ते हैं और जाहिर है हमसे ज़्यादा कोई नहीं लड़ता। ऐवान में देखेंगे पार्लियामेंट में बीजेपी की तमाम तर शरारतों और उनके अवाम दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ अगर कोई भी बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से ज़्यादा कोई नहीं सीना खोल कर बोलता। पार्लियामेंट में जहाँ महिला बिल की बात आई, ओबीसी के महिलाओं के लिए तो बोला सब कोई, लेकिन माइनॉरिटी के महिलाओं के लिए कोई नहीं बोला। तो माइनॉरिटी का शब्द बोलने में भी अब शर्म आती है लोगों को, माइनॉरिटी के मसाइल हल करने में शर्म आती है इनको। सिर्फ ईदैन के मौके से टोपियाँ पहन लेना और कहीं कुछ चुने हुए मज़ारों पे जाकर चादरें चढ़ा देना, क्या इससे मुसलमानों का मसला हल हो जाएगा? हम तो मुसलमानों के मसाइल की बात करते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक राह निकाली है कि भाई सब ने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। तो क्या लगता है कि बिहार में अब सियासी समीकरण बदलने जा रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी को आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने वसूलों पर इसने चलाई, इससे ज़्यादा ख़तरनाक लोग तो आए नहीं। बीजेपी के नापाक कदम बिहार में नहीं जमे थे, आरएसएस घर घर नहीं पहुंची थी। उसको अगर किसी ने पहुंचाया तो नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया। तो क्या आप चाहते हैं? क्या सिर्फ जो खुली हुई तलवारों से गर्दन काटे वही कातिल है? जो शरबत में जहर डाल दे वो कातिल नहीं है? इन्होंने शरबत में जहर मिला मिला के पिला दिया सबको। इनके सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि साहब बिहार में हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, मुसलमानों की हालत दयनीय है। चाहे सामाजिक मामला हो, आर्थिक मामला हो, शैक्षणिक मामला हो, राजनीतिक मामला हो, सब जगह इनका हाल बुरा है। जो लोग आज़ादी से लेकर अब तक इलेक्शन हुआ है उसमें आप देखेंगे कि 4% से ज़्यादा महिलाएं जीत कर नहीं आई हैं। उसके बावजूद भी हमारे बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो अक़लियत को दरकिनार करके और आप ख्वाब पारीना में अभी मुब्तला मत रहिए कि साहब माई समीकरण लालू जी जब थे तवंगर तो माई समीकरण था, लालू जी पहुँचे भी थे इस मुकाम पर, लेकिन आज तो A to Z की पार्टी है। और तेजस्वी जी को यही गुमान है कि 26 अल्फ़ाबेट में अगर एक टूट भी जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है।
इसलिए माइनॉरिटी के बारे में ये लोग संजीदा नहीं है। अब माइनॉरिटी की सियासत करने वाले लोगों को, माइनॉरिटी का जो दानिशवर तबका है, हमारी जो मिली तंजीमें हैं, उनके लिए दावत गौर व फिक्र है। क्या सिर्फ ये खौफ? हमारी तो तारीख शानदार रही है कि हमने फिरौन और नमरूद का मुकाबला किया है, उससे बढ़कर तो इसकी मोदी नहीं होंगे। यकीनन है कि हम उसका मुकाबला करेंगे। मसलियत पसंदी की चादर ओढ़ ओढ़ कर हमने कौम को तबाह किया है। ये 75 साल तजर्बा है। दीवानगी जिन लोगों ने की है, केरल के गैर मुसलमानों ने दीवानगी की, अपनी सलाख बनाई है, उनकी हालत अच्छी है। तमिलनाडु में उतनी आबादी हमारी नहीं है, लेकिन तेलंगाना में जो आबादी है उन्होंने अपनी सियासी ताकत खड़ी की है, उनकी हालत अच्छी हुई है। कांग्रेस के साथ चलने वाली हमेशा जमीयतुल उलमा, जब आसाम में 35% मुस्लिम आबादी को किनारा कश किया गया तो बदरुद्दीन अजमल साहब को अपने लोगों को खड़ा होना पड़ा है। अब वो बदरुद्दीन अजमल साहब जो जमीयतुल उलमा में हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन आज मुस्लिम क़यादत खड़ी कर रहे हैं तो एनडीए वाले उनको भी चारा नहीं डालने हैं। तो हमें देखना है कि हमारा मोहसिन कौन। ये सारे लोग तो बात हमारी करते हैं थे पाजी के दिनों में, अब तो बात करने से भी शर्माते हैं। तो क्या उम्मीद हमारी बाकी रह गई है? अब तो सिवाय अपनी नई राह निकालने के अब कोई दूसरा रास्ता, कोई सबील तो है नहीं हमारे पास। रमेश विदोड़ी का जो मामला अभी हाल में पार्लियामेंट में आया है और आपके नेता ने ये कहा है कि हो सकता है अब संसद में किसी मुस्लिम एमपी का लिंचिंग तक हो जाए, ये माहौल आ गया है, इस पर क्या रिएक्शन रहेगा आपका? इसमें ताज्जुब की क्या बात है जो हमारे लीडर ने कहा है, बल्कि मैं तो इसको सांकेतिक तौर पर दूसरे अंदाज में देखता हूँ। नए पार्लियामेंट में इस तरह से ये अभद्र व्यवहार करना, और उससे भी ज़्यादा घृणित, उससे भी ज़्यादा तकलीफदेह मामला ये है कि सीनियर लीडर्स, जिसमें बिहार के भी एक लीडर मंत्री बैठे हुए हैं वहाँ पर, और मुस्कुरा रहे हैं। शर्म मगर तुमको नहीं आई, माने गैरत भी नहीं आई। आसन से भी कोई सख्त नियमन नहीं दिया गया। इससे छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को सस्पेंड किया गया है। ये दर्शाता है, ये नए पार्लियामेंट हाउस से शायद मोदी जी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो रवैया है, भले ही हम सबका साथ, सबके विकास की बात करें, भले ही मोहन भागवत जी कहें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब हमारे, है ना, लेकिन मामला ये है कि निशाने पे मुसलमान ही है। आप ये बताइए, गली कूचे के जो आवारा लड़के जो भाषा इस्तेमाल नहीं करते, वो भाषा इस्तेमाल करता पार्लियामेंट में चुना हुआ शख्स, है ना, गोली मारो सालों को कहने वाला बड़ा नेता बन जाता है। कब्र से उठा निकाल कर मुस्लिम महिलाओं का रेप करो, ऐसे ऐसे जुमले बोलने वाले लोग राजनीति में बड़ा मकाम हासिल कर लेते हैं। तो जाहिर है कि बीजेपी तमाम तर मर्यादाओं का, उनका जो घृणित चाल चरित्र और चेहरा था वो सब सामने में आ गया है, और बड़ा नुकसान हुआ है हिंदू समाज का। मैं तो इस बात को कहता हूँ, हमारे हिंदू जो बुद्धिजीवी हैं, कि भाई जिस देश में कहा गया कि मेहमान देवता समान है, और आज उस देश में चुने हुए लोग, मूल निवासी और लोकतांत्रिक देश में चुनकर एक सांसद जाता है, और वहाँ पर संसद में उसकी इज्जत आबरू अगर खैरियत नहीं है, तो ये बैद क्या बात है कि उनकी भी लिंचिंग हो जाए। तो वो ये समझ रहे हैं कि एंटी मुस्लिम जो हमारी एक्टिविटी होगी, उसी की बुनियाद पर हमारी राजनीतिक गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि नफ़रत की इंतहा हो गई है। नफ़रत की रोटी में से, नफ़रत की आग में इन्होंने अपनी रोटी बहुत सेक ली है। अब काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी। अब हमारे अच्छा हुआ है, देश का नौजवान जात पात से ऊपर उठकर आज बोल रहा है, कहाँ मेरे खाता में पैसा, क्या हुआ मेरा हाल, कहाँ गई हमारी नौकरी। नोटबंदी ने और कोरोना बंदी ने देश को पाताल पे पहुंचा दिया है। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाकर, गैस की कीमत बढ़ाकर गोया लोगों के रगों से खून निचोड़ लिया है इसने। और मोदी जी के करीब रहने वाले लोग सारी चीज़ों को बेच रहे हैं, एक एक कर सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं। तो ये कहाँ जा रहे हैं? अब नौजवान हमारे देख रहे हैं। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, मैंने देखा कल का माहौल, आज का माहौल, कि 2014 में क्या मजाल थी कि मोदी जी के खिलाफ कोई बोले। अब मैंने देखा टीका टोपी सब लगा हुआ है, और मोदी जी के बारे में खुलकर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो मैं तस्करा नहीं कर सकता हूँ। तो यकीनन है कि मोदी जी का इकबाल और बीजेपी का जो उद्घोष था वो गिरा है। चूँकि इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ मीडिया को मैनेज कर लिया है, और दरबारी मीडिया कहें, सरकारी मीडिया कहें, गोदी मीडिया कहें, मोदी मीडिया कहें, तो ये सारे लोग उनको जबरन गोया ऑक्सीजन दिए हुए हैं। ये सरकार चलने वाली नहीं है, इनका बुरा हाल होगा। लोकसभा के चुनाव को लेकर तमाम तर सियासी पार्टियां अपनी अपनी चीज़ों को देख रही है, अपने अपने वोट बैंक को देख रही है, अपनी अपनी सियासत देख रही है। ऐसे में एमआईएम जो है किन बातों को लेकर बिहार के माइनॉरिटी के पास और दलितों के पास, चूँकि दलित तबका भी कहीं ना कहीं अब एक्सेप्ट करने लगा है एमआईएम को, तो आप लोग जा रहे हैं? हम लोगों की प्लानिंग साफ और सीधी है। हम कोई साजिश और कोई हिडन एजेंडा हमारा नहीं है। हम गद्दी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस मुल्क में संविधान की हुक्मरानी हो
कानून का राज हो, उसके लिए लड़ रहे हैं। और सरकारों ने जो दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, ओबीसीज का, माइनॉरिटी के साथ जो नाइंसाफ़ी की है, उसकी पूरी रिपोर्ट लेके जा रहे हैं कि अगर हम वोट से सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, आखिर हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको आज तक सरकारी मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, नदियों में दूर दूर तक पुल नहीं बन पा रहा है, अगर रिजर्वेशन हटा दिया जाए SC ST का तो उनका एक बच्चा कहीं नहीं जाएगा। और सारा इन लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ हमारे SC और ST के भाई को नुकसान पहुंचाया। सारी चीज़ों को इन लोगों ने प्राइवेट हाथों में दे दिया और नतीजा ये हुआ कि उसमें कोई रिजर्वेशन का रोस्टर काम नहीं कर रहा है। तो अब ये गरीब, अगर चपरासी की भी कहीं नौकरी मिलती तो उसमें रिजर्वेशन की बुनियाद पर कुछ दलित भाइयों की बहाली हो जाती, कुछ अगड़ों की बहाली हो जाती। लेकिन अब आउटसोर्सिंग में पैसे वालों के बच्चे बहाल हो रहे हैं, दलितों के बच्चे बहाल नहीं हो पा रहे हैं, शोषितों के बच्चे बहाल नहीं हो पा रहे हैं। ये सारे मुद्दे हमारे हैं और हम लोग ये मुद्दा भी लेके जा रहे हैं कि कोई हार्ड हिंदुत्व का काम कर रहा है, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व का काम कर रहा है। एक तरफ है माहे रोशन, एक तरफ है माहे रू, दो तरफ की आग में कैसे बचेगी आबरू। गोया हम समझते हैं कि दोनों तरफ कहीं खाई है और कहीं पहाड़ में दब जाने का अंदेशा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, सहाफ़त मीडिया से बात करने का। तो ये थे MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, जिनका कहना है कि वो लोगों के सामने बुनियादी सवाल को ले जाएंगे ताकि लोगों के मसले हल हो।